नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद भोजपुर जिला से। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मुझे भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी करने का मौका मिलता है। तो जो भी मेरे अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, एक शिक्षक होने के नाते, एक इन्विजिलेटर्स होने के नाते, एक अपना अनुभव है जो मैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए शेयर करना चाहता हूँ। मैं हर वर्ष अपने मैट्रिक के परीक्षार्थी, इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, मैं अपने तरफ से बताने का प्रयास करता हूँ और इस बार भी मुझे लगा कि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने उनको परीक्षा केंद्रों पर रोते हुए भी देखा है और जो छोटे-छोटे मिस्टेक्स कर देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने अनुभव शेयर करने चाहिए। क्योंकि 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा और 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाले हैं। तो परीक्षार्थी जो भी अपनी तैयारी को अंतिम पड़ाव दे रहे होंगे, वो काफ़ी अभी गंभीरता से तैयारी कर रहे होंगे, तो उनकी तैयारी यूँ ही बर्बाद ना हो। उनका जो अपना परिश्रम है, वो सही दिशा में काम करे, इस हेतु मैं चाहूँगा कि कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आप ध्यान दें। मैट्रिक परीक्षार्थी हों चाहे इंटर परीक्षार्थी, दोनों की लगभग मैं सेम बातें कहना चाहूँगा। उन्हें 2 चीज़ों के लिए मैं आज अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। पहला चीज़ ये है कि आप जब परीक्षा केंद्र पर जाते हैं, तो किन-किन चीज़ों पर विशेष रूप से आपको सावधानी और ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ कि जब परीक्षा में आप बैठ जाएँ, अर्थात जब अपने आंसर लिखने लगें, तो ज़्यादा अंक लाने के लिए, ज़्यादा स्कोर करने के लिए किन-किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करने की कोशिश करूँगा। पहली बात ये है कि आपको जो भी एडमिट कार्ड मिलते हैं, मैट्रिक परीक्षार्थी हो चाहे इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी, वे कृपया अपने एडमिट कार्ड पर दिए हुए निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि हर वर्ष कुछ न कुछ निर्देश में अंतर आ जाते हैं या जो भी निर्देश होते हैं उसका अक्षरशः पालन करना होता है। इसके इतर आप जाते हैं तो आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है, अर्थात 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि परीक्षा केंद्र पर आपका जो भी एडमिट कार्ड ले जाते हैं, उसके साथ एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जाना होता है। स्पेशली आधार कार्ड बच्चे ले जाते हैं, तो कृपया करके निश्चित रूप से आप आधार कार्ड ओरिजिनल जो कलर में होता है, उसको ज़रूर रख लेंगे। कुछ बच्चे ज़ेरॉक्स लेके पहुँच जाते हैं और वहाँ के जो सीएस होते हैं, आपको परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान देंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि जब परीक्षा आपका 9:30 बजे से है, तो आपको निश्चित रूप से 9 बजे के पहले गेट के अंदर इन कर जाना होगा। चाहे आपका 1:30 बजे से परीक्षा हो, 2 बजे से परीक्षा हो तो 1:30 बजे से पहले। यदि आपका 9:30 बजे परीक्षा हो तो 9 बजे से पहले। यह ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने अपने केंद्र पर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के चलते मैंने 25 विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित होते हुए देखा है, रोते हुए देखा है और किसी प्रकार की उन पर मर्सी नहीं की जाती है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। कुछ परीक्षार्थी क्या करते हैं कि गेट के बाहर इंतज़ार करते हैं कि शायद कहीं से 1 नंबर का कुछ क्वेश्चंस मिल जाए, गेस मिल जाए वगैरह-वगैरह। तो इन गलतफ़हमी में ना पड़ें, आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। अतः परीक्षा केंद्र पर आप समय से आधा घंटा पूर्व ही गेट के अंदर निश्चित रूप से इन कर जाएँ। दूसरी चीज़ कि आपको परीक्षा केंद्रों पर बहुत सी चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं ले जाने हैं। जैसे शूज़ नहीं पहनने हैं, सॉक्स नहीं पहनने हैं, आपको चप्पल पहन के जाने पड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो कैलकुलेटर हो या आपकी घड़ी हो या कुछ बच्चे कड़ा पहन लेते हैं, बेल्ट पहन लेते हैं या जो भी मतलब कि किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको चॉकलेट वगैरह रख लेते हैं, कुछ भी मतलब कि इस तरह से कुछ भी चीज़ें आपको नहीं ले जाने हैं। यहाँ तक कि बेल्ट, घड़ी या जूते, मोजे, ये सब चीज़ बिल्कुल आपको, चाहे गर्दन में लॉकेट रखते हैं या कड़ा पहन लेते हैं, ये सब कुछ जो ये सब बिल्कुल नहीं ले जाने होंगे। दूसरी बात कि जब आप परीक्षा केंद्र पर बैठें, तो जा कर के देखें वहाँ पर आस-पास पे आपके कोई चीट वगैरह तो नहीं फेंके हुए हैं। ऐसा होता है तो आप कृपया उसे हटा कर के बाहर माने डस्टबिन में डाल दें या अपने जो वीक्षण कार्य करते जो वीक्षक महोदय होते हैं उनसे कह कर के उस वहाँ से हटवा दें। दूसरी बात कि जब आपको एएमआर शीट मिलता है, आंसर शीट मिलता है, तो आपको अलग से कुछ नहीं मिलेगा। अतः
कुछ भी लिखें तो ऐसा ना लिख दें कि ओवर राइटिंग करना पड़े या गलत हो जाए, कुछ भी गलत हो सकता है। तो आपके वीक्षक महोदय और CS महोदय कुछ नहीं करेंगे, आपका जो कॉपी है रद्द भी हो सकता है। हो सकता है आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो भी आंसर शीट पर OMR शीट पर भरें तो काफ़ी सावधानी से भरें। आंसर शीट पर आपको कुछ निर्देशों का पालन करना होता है, जिसका निर्देश उस पर दिए रहते हैं, उसको आप अवश्य पढ़ लेंगे। दूसरी बात कि इस बार के एडमिट कार्ड में एक और निर्देश है जो कि कोरोना काल में हुआ करता था कि मास्क पहन कर जाएंगे, तो आप एक मास्क की व्यवस्था कर लेंगे। हो सकता है कोई सेंटर इसको अक्षर से पालन करने का मन बनावे तो आपको मास्क के लिए बाहर रोक सकते हैं, इसलिए आप निर्देश पढ़ लीजिएगा, उसमें मास्क पहनने के लिए दी गई है, तो आप कृपया करके मास्क अवश्य पहन लेंगे। दूसरी बात कि जो उस आंसर शीट पर क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट लिखने होते हैं, मीडियम लिखते हैं, सब्जेक्ट कोड लिखने होते हैं, तो ये सब पहले से ही माइंड सेट कर लीजिएगा क्या क्या लिखने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मीडियम से हिंदी में लिखते हैं कि तो हिंदी में लिखते हैं देवनागरी होता है, इंग्लिश में लिखते हैं तो रोमन होता है। सब्जेक्ट कोड लिखने होते हैं, ये कौन सा विषय का परीक्षा जो जिस विषय का परीक्षा दे उससे सब्जेक्ट कोड होते हैं, उसको ध्यान से पढ़ना होता है, डिटेल भरना होता है। दूसरी बात कि बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं कि सर 2 पेन का 3 पेन का यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी परमिशन नहीं दी जाती है। आप ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा। दूसरी बात कि मैं अपने तरफ से सुझाव दे सकता हूं कि कोई मान लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं या कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स है तो उसको अंडरलाइन करने के लिए आप पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैप बनाता हूँ ज्योग्राफी में या कोई डायग्राम्स बनाना होता है किसी विषय में, तो ये सब कर सकते हैं। इसके बाद उस जो आंसर शीट हो या OMR शीट हो उसको फोल्डिंग नहीं करने हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे लेठा बांध करके फोल्डिंग कर दें, तो ये सब नहीं चलता है। दूसरी चीज़ कि लाइन के अंदर या लाइन के बाहर लिखें, जैसे नंबरिंग करना होता है उस पर लाइनिंग दिया रहता है लेफ्ट साइड में, क्वेश्चन नंबर लिखना होता है तो 1 2 3 4 और रोमन अंक में मान लीजिए 1 का दूसरा तीसरा चौथा होता है तो वो भी आप राइट साइड में लिख सकते हैं। और मैं अपने तरफ सुझाव देना चाहूँगा कि जब भी आंसर लिखना शुरू करें, लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो, तो कम से कम एक शब्द का जगह छोड़ कर लिखना स्टार्ट करें। मान लीजिए लिखते लिखते चले गए 3 लाइन 4 लाइन पूरा कर लिए, इसके बाद आपको फिर पैराग्राफ चेंज करना हो तो जहाँ से आपने पैराग्राफ शुरू किया है, मतलब एक शब्द का शुरुआत में गैप छोड़कर वहाँ के ठीक नीचे से लिखना शुरू करेंगे, तो आपको मतलब कि एक इम्प्रेसिव कॉपी बनेगा और अंक अच्छा आपको आ सकते हैं। ज़्यादा काट कूट करने के फेर में न रहें। ऐसा ना कि आंसर गलत लिख दिए तो आपको अलग से आंसर शीट या क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन पर भी बहुत ज़्यादा काट कूट नहीं करना होता है, ऐसा निर्देश होता है। जो आप रफ करना चाहते हैं तो रफ के लिए देखेंगे कि आपके आंसर शीट पर सबसे लास्ट में 1-2 पेज बनाया रहता है, तो इसके लिए एक निर्देश है, आप रफ लास्ट में ही करें, लेकिन जब आपका लिखना समापन हो गया तो लास्ट वाला को भी क्रॉस कर देना होता है। ऐसा नहीं कि इसी छोड़ दे, क्रॉस कर दीजिए से जो भी हो। इसके बाद जो अटेंडेंस शीट A और B होता है उस पर देखिएगा कि बॉक्स में आपको रोल नंबर वगैरह बुकलेट नंबर लिखना होता है और क्वेश्चन बुकलेट नंबर और आंसर शीट नंबर लिखना होता है। तो बॉक्स में आप लिखेंगे, अंक में जो रहेगा उसके ठीक नीचे में गोल गोल बनाया रहेगा भरने के लिए, तो उसको हम लोग पेन से ही भरते हैं, चाहे आपके पास ब्लू पेन हो या ब्लैक पेन हो, उसको आप अच्छे से रंगेंगे देखकर ठीक नंबर के नीचे। इसमें ऐसा नहीं कि नंबर कुछ लिखे 3 लिखे या चौथे कॉलम में गोल कर रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा, एक बार ओवर राइटिंग हो जाएगा तो आप व्हाइटनर खोजते हैं या मदद मांगते हैं तो आपको इसके वंचित किया जा सकता है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरी बात कि आपके कोई भी एडमिट कार्ड पर या किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर आपका HM या कोई CS सुधार नहीं करेंगे, इस बात को याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम HM हेडमास्टर साहब से कुछ लिखवा लें, एडमिट कार्ड पर सुधरवा लें, तो ऐसा BSCB का निर्देश नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब परीक्षा में अंक कैसे आएँ तो इसका ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो 80 क्वेश्चन सपोज कीजिए कि आपके ऑब्जेक्टिव में हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 40 तक ही सिर्फ रंगेंगे, बाकी क्वेश्चन देखेंगे भी नहीं। हो सकता है कि 40 के बाद मैंने 80 और 40 के बीच में बहुत सारे आसान क्वेश्चन हों, तो आप करें क्या कि सबसे पहले 1 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन को तेज़ी में देख जाएं, जहाँ भी आपको लगे कि हम ये आंसर कन्फर्म है उसको डॉट दे लें। और मान लीजिए कि तेज़ी में देते जाइए, आपको लगेगा कि हम कुछ ना कुछ 30 35 40 कर दिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कितने क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर दे चुके हैं, तो उस क्वेश्चन को पहले रंग लें।
आपका मान लीजिएगा 30 हुआ या 32 हुआ या 35 हुआ, उतना करके रंग लेंगे। और बाकी जो क्वेश्चंस आपको घट रहे हैं, मान लीजिए 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो घट रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, मैं एक छोटा सा काम शुरू में कर लेंगे, जो कन्फर्म है उसको डॉट दे देंगे। जहाँ लगे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो उसको कन्फ्यूजन के लिए कोई अपना सिंबल दे सकते हैं, ताकि उस कन्फ्यूजन पर दोबारा विचार करें। मान लीजिए कि आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 30 क्वेश्चन आपने रंग दिए, यदि 10 क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन वाले थे उसको आप देख करके, नहीं तो पूरा का पूरा 30 दे दिए तो 50 पूरा देखना पड़ जाएगा। तो आपको समय बचाने का तरीका है। दूसरा चीज़ कि OMR सेट जो शुरू में ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं उसके लिए आपको 1 घंटा ही मिलते हैं और समय के अंदर आपके वो ले लिए जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम ये पूरे थ्रू आउट द एग्जामिनेशन रखेंगे, ऐसा नहीं है। आपका OMR से जो ऑब्जेक्टिव वाला है वो आपको 1 घंटा के अंदर, 1.25 घंटा के अंदर आपको वापस ले लिए जाएंगे। तो इसका भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि आपको दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय लिखते समय भी इसका प्रयोग करना है तो ये प्रयोग करने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए समय के अंदर ही अपना काम अवश्य कर लेंगे। दूसरी चीज़ कि आप लघुत्तरीय प्रश्न दे रहे हैं तो मैं एक छोटा सुझाव दूंगा कि उसके ह्रस्वीकार, दीर्घिकार, अनुस्वार, बिंदी हर चीज़ पर ध्यान देंगे। राइटिंग आपका अच्छा हो, इम्प्रेसिव हो, ताकि एग्जामिनर देखे तो कहेगा वाह कितना अच्छा कॉपी है। क्योंकि हजारों की भीड़ में आपके जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं तो उनकी कॉपी अच्छी दिखनी भी चाहिए। तो राइटिंग अच्छा हो, ज़्यादा काटकुट ना हो, एकदम साफ साफ लिखें, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ लिखें और लगना चाहिए कि कॉपी आपका बहुत ही अच्छा रहा है। दूसरी चीज़ कि यदि आंसर मान लीजिए कि 2 नंबर का है, एक लघुत्तरीय आता है, दीर्घोत्तरीय आता है 4 नंबर का। लघुत्तरीय क्वेश्चन का उत्तर देते समय ध्यान रखें कि आपके पास एग्जैक्ट उत्तर है तो काम क्या करें, पहले तो उसके बारे में 1-2 लाइन लिख दें जो पूछ रहा है। उसके बाद कोशिश करें कि 2 पॉइंट बना लें, चाहे एरो दे के लिखें चाहे नंबरिंग करके दें। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर आपको 2 में 2 देने के लिए विवश हो जाएंगे। क्योंकि आप आंसर के रिगार्डिंग आपने 2 आंसर दिया है, 2 बातें सत्यता के साथ रखी है, तो वो 2 नंबर अवश्य मिल जाते हैं। उसी तरह से मान लीजिए दीर्घोत्तरीय है आपका 4 नंबर का है, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसके रिगार्डिंग पहले 2-4 लाइन लिख लें इंट्रोडक्शन के टाइप का। इसके बाद 4 या 5 पॉइंट 6 पॉइंट आप बना करके उसको एक्सप्लेन करते हुए आप लिखें। दूसरी बात कि ऊपर में लिखा रहता है कितने शब्दों में उत्तर दें, इसका भी घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम 1 पेज लिखते हैं तो मेरे कितने शब्द होते हैं। उसको ध्यान में रख करके परीक्षा में आप उत्तर देंगे तो आपका नंबर। ज़्यादा लिखना मायने नहीं रखता है, जितना पूछा जाए, जितना कहा जाए उतना ही में अपना अच्छा मतलब बेस्ट लेखन शैली का आपको प्रयोग करना है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आप हर क्वेश्चन को, चूँकि समय आपके पास कम है, ज़्यादा नया पढ़ने का प्रयास न करें। जो भी पढ़ें, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल, जो आपके टीचर, आपके जो गाइड, आपके जो पेरेंट्स जो भी आपको पढ़ाएं, जब स्वाध्याय किए हैं उसका सिर्फ रिवीजन करें और पूरा देख जाएं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर एग्जाम दें कि आई एम द बेस्ट और मैं सबसे बेहतर यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ये सोच करके लिखें। इसके बाद किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हो सके तो कुछ ऐसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं या हिस्ट्री के या कोई भी सोशल साइंस के या साइंस के, उसमें मैप, डायग्राम्स और डेटा वगैरह पर विशेष ध्यान देंगे और अच्छा से बनाएंगे तो नंबर स्कोर होता है। किसी भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप लिखें, अंत में एक निष्कर्ष टाइप का 2-3 लाइन का अवश्य लिखेंगे, तो इससे भी आपको मतलब कि नंबर अच्छा खासा मिलता है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है और मैं आप लोगों को सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूँ। फिलहाल तो समय ऐसा नहीं है, चाहे हम लाइव आपको मिलते तो शायद कुछ और भी मैं सजेस्ट करता है। तो मुझे जो उचित लगा परीक्षार्थियों के लिए, इन विशेष मेरे परामर्श को ध्यान रखेंगे और वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो शायद आपको लगेगा कि हर बातें दिमाग में छप गई है, उसका प्रयोग करेंगे तो आपका 10 साल का जो मेहनत है मैट्रिक में, 1 साल का मेहनत नहीं, पूरे 10 साल का मैट्रिक का जो रिजल्ट होता है ना, वो मायने रखता है, आपके पूरे जीवन का आयाम तय करता है कि कौन से विषय लेने हैं, कहाँ एडमिशन लेने हैं, आपको भविष्य में करने क्या होते हैं। तो जो समय बचा है अपना बेस्ट दें और अच्छे तरीके से परीक्षा दें और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा से अच्छा अंक स्कोर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा अच्छा से दीजिए, कोई टेंशन तनाव नहीं ले रहा है, अपना तैयारी जारी रखें, हर विषय पर मजबूत पकड़ बनाएं, हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहें और ये सोचें कि मैं अपने मन से लिखूंगा, रट्टा मारने का प्रयास नहीं करें। सोचे कि हम इसको समझ लिए हैं, अपने तरीके से ही उत्तर लिखूंगा, अपना बेस्ट लिखूंगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। जो भी मेरे तरफ से जो सुझाव होते हैं मैं देने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।